इतनी बातें समझ में आ गई कि टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आ गई समझ में। ठीक है, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स का मतलब समझ में आ गया। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है बच्चे? इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया ना, कि ऐसा टैक्स जब पर्सन को खुद गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट के पास मीन्स की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आपको खुद डिपॉजिट करवाना पड़ता था। अच्छा, ये टैक्स है कौन चार्ज करता था? विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता था कि जो ये टैक्सेस है कौन रिसीव करता है? ठीक है, डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास होता है, आपको पता है काफी सारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट है, किसके पास होने वाला है भाई? तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ये डिपार्टमेंट जो बनाया था, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन होगा CBDT असाइन करती है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्ट को भी हम फॉलो करते हैं इनके रूल रेगुलेशन को देखने के लिए। क्यों? कई ना पता है काफ़ी बार ना कुछ एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि इस सिनारियो में हमें ये केस अप्लाई करना चाहिए, इतनी टैक्स रेट अप्लाई करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखने के लिए ना हमें इन एक्ट्स की मदद लेनी पड़ती है, कुछ एक केस स्टडी होती है। ठीक है, कुछ केस स्टडी होती है, या फिर मैं कहूँ कुछ एक्ट है, कुछ रूल है, रेगुलेशंस हैं, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पशंस लिमिट वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे तो नहीं चलता ना, हमेशा किसी ना किसी रूल रेगुलेशन एक्ट के ऊपर बेस पे चलते हैं। तो डिपार्टमेंट इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगी, और ये रूल रेगुलेशंस आपके CBDT और फाइनेंशियल एक्ट के अंदर आते हैं। इतना समझ में आ गया? अच्छा जी, अब मैं इतनी देर से मैं कह रही थी कि मिस्टर एक्स, अरे मिस्टर एक्स की जगह कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है। किसको इंक्लूड किया गया है भाई? किस से टैक्स लेंगे? ये डेफिनेशन बता रही है। क्या? गवर्नमेंट रिसीव करती है फ्रॉम द पब्लिक, और उस पब्लिक का नाम क्या रखा गया है? असेसी। मीन्स के जो भी पर्सन टैक्स की पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा? डिपार्टमेंट को। ध्यान से सुनना इस लाइन को, जो भी पर्सन डिपार्टमेंट को टैक्स की पेमेंट करेगा, उस पर्सन को इनकम टैक्स की लैंग्वेज में उसे क्या बोला गया है? असेसी बोला गया है। क्या बोला है? असेसी। अच्छा, जो रिसीव करेगा मैम उसको क्या बोला गया? बताती हूं, देखो इसे बोला गया है असेसिंग ऑफिसर। समझ में आ गया? असेसिंग ऑफिसर, जो टैक्स पे करता है असेसी, जो टैक्स रिसीव करेगा उसे असेसिंग ऑफिसर कहेगा। अब ये तो है नहीं डिपार्टमेंट भी चल के जाएगा, नहीं ना, हर एक डिपार्टमेंट में व्यक्ति होते हैं उस काम को संभालने के लिए, तो इसके अंदर हर एक पर्सन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और वो जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे अपने असेसी से। क्लियर है? समझ में आ गया असेसी कौन होता है? अच्छा, अभी आगे बताऊंगी इसके अंदर कौन कौन पर्सन इंक्लूड, इसमें 7 तरह के व्यक्ति इंक्लूड होते हैं जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, रुको, अब यहाँ पे समझ में आ गया हु इज एन एसएससी एंड whose total income of the previous year exceed the exemption limit, it is a charge as per the rate given in the financial act। पता क्या रहा है? पता क्या कह रहे हैं कि उसे ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा जिसकी टोटल इनकम है ना किसी पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करती होगी, और उस एक्सीड करती हुई लिमिट के ऊपर हमें कोई रेट दिया गया है जो कि फाइनेंशियल एक्ट में डिफाइन है। जो भी वर्ड रेड हुए हैं, हाईलाइटेड हुए हैं, उनको मैं समझा देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, एसएससी का मतलब मैं समझा देती हूँ। इस एसएससी के अंदर काफी सारे पर्सन इंक्लूडेड है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। देखो, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। एक और पेज ले लेते हैं, यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात कर रहे थे हम एसएससी, मीन्स कि जब भी जिसको जो टैक्स पे करेगा, टैक्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पेयर, टैक्स रिसीवर। टैक्स रिसीवर कौन है? डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में कौन? असेसिंग ऑफिसर। ये कौन है? टैक्स पेयर। और ये टैक्स पेयर कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले कैटेगरी में आ जाता है पर्सन के अंदर सेक्शन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ठीक है, सबसे पहला कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब है कि आप और मेरे जैसे लोग, जो भी इंसान कमा रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है, ठीक है, या मैं कहूँगी कोई बच्चा है। मैंने बताया ना कि आज के टाइम में हर कोई कमा रहा है,
तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा भाई हमें इनसे टैक्स लेना इससे नहीं लेना? सबसे लेने के लिए क्राइटेरिया रखा गया और ये भी रखा सेट किया गया है कि पर्सन कौन होता है, कब इससे टैक्स कलेक्ट करना है, कैसे करना है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो कोई मेल हुआ, फीमेल हुआ, चिल्ड्रंस हुआ, और प्लस में ये क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब समझते हैं क्या, कि वो भारत का निवासी होना चाहिए। वैसे हम इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए जो भारत का निवासी होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडेंट कहते हैं। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर है? अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आता है? मैंने कहा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपका सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पे इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, HUF। HUF का मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपके पापा जी हैं और आपके पापा जी बड़ी मशहूर दुकान है आपकी दिल्ली के अंदर मिठाई की। ठीक है, आप हैं और आपके नीचे जो आपके जो पापा जी के 3 बच्चे हैं। ठीक है, आप चारों के चारों पर्सन इस पूरी एक ही दुकान को संभालते हैं। कभी आपके पापा जी बैठ रहे हैं, कभी आप बैठ रहे हैं, कभी दूसरा भाई बैठ रहे हैं, कभी तीसरा भाई बैठ रहे हैं, है ना। बट इनकम तो होगी ना बच्चे। अब ये गवर्नमेंट को कंफ्यूजन हुई, इवन आपको भी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या इनमें जितने भी व्यक्ति हैं क्या सारे अलग अलग टैक्स पे करेंगे इस इनकम के ऊपर? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चलाने वाले व्यक्ति कौन है, 4 है। बट किसको चला रहे हैं? एक ही बिजनेस को चला रहे हैं ना, फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं ना। तो इसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड, मींस कि जो बटा नहीं हुआ उसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक इकट्ठा जो फैमिली बिजनेस है उसके ऊपर जो भी इनकम होगी तो उसके ऊपर टैक्स को भरना है। ठीक है, अच्छा कौन भरेगा? ए भरेगा, बी भरेगा, सी भरेगा, या इनका पापा भरेगा? तो ये होता है ना कि फैमिली में जो भी करता धरता होता है वही सारे डिसीजन लेता है। इसमें भी यही है, जो भी फैमिली में मेन हेड है, ये जो मेन हेड है इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस इनकम के ऊपर क्या पे करे, टैक्स पे करे। तो हम इसको बोल सकते हैं कर्ता। क्या आप इनकम टैक्स कंपनी लॉ के अंदर डिस्कस करते आए हुए हैं कि कर्ता कौन होते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेन हेड होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स को पे करने की। अच्छा जी, तीसरा आ जाता है बेटा आपकी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? जब कोई 2 व्यक्ति, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके एक एग्रीमेंट बनाते हैं, और उस एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। 1932 पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अंदर आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और उसके अंदर मेंशन करना पड़ता है कि हम तीनों पार्टनर हैं। ऐसा डीड, इवन आपने सुना भी होगा, डीड भी बनती है। तो जब क्या होती है कि एक रूल रेगुलेशन से एक पर्टिकुलर एक्ट में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर जो भी इनकम जनरेट होगी तो ये पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे होगी। देखो सबकी ना टैक्स रेट ना स्लैब रेट अलग अलग है, तो थोड़ी देर में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ कि पर्सन कौन कौन होता है, पर्सन कौन कौन होता है, मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो पहले नंबर पे इंडिविजुअल, दूसरे नंबर पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरे नंबर पे पार्टनरशिप फर्म, और 4th नंबर पे आ जाता है कंपनी। भाई कंपनी, अब आपने देखा भी होगा काफी सारी कंपनी है, अब कंपनी की भी इनकम जनरेट होती होगी, अब कंपनी को भी टैक्स पे करना होगा। यस बच्चे, होता है टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी टैक्स की रेट अलग अलग होते हैं, जो कि 1956 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में होती है। कंपनी एक्ट 2013 में हो या फिर 1956 के अंदर हो तो उनको हम कहते हैं कंपनी। ये 2 ग्रुप से ज्यादा वाली होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 200 प्राइवेट की लिमिट है, 7 और अनलिमिटेड आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, 5th आ जाता है आपके AOP एंड BOI। AOP और BOI क्या है मैम? रुको, AOP का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और BOI का मतलब क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये है। जॉइंट वेंचर का नाम सुना है आपने एक बार? मुझे ये बताइए, जॉइंट वेंचर मीन्स कि एक टेम्परेरी, एक बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही ये शॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट होता है तो आपकी जो बिजनेस के जो भी एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो जाता है ना। जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा इस पर्टिकुलर 6 महीने का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने की बात की जा रही है।
तो गवर्नमेंट कहती है कि 6 महीने तक आपने बिजनेस में काम किया तो 6 महीने जितना भी कमाया उसके ऊपर टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। तो जॉइंट वेंचर के ही पार्ट है एओपी एंड बीओआई। पर फर्क मैं आपको बता देती हूँ, आपको अगर दो इंडिविजुअल, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, दो इंडिविजुअल बोल रही हूँ, इंडिविजुअल ये वाले, ठीक है, दो इंडिविजुअल अगर मिलकर कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, बट वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं किसी भी एक्ट के अंदर, ठीक है, वो अगर रजिस्टर्ड ना हो तो उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बारे में बात करें। अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी फर्म के साथ, किसी भी एचयूएफ के साथ, किसी भी कंपनी के साथ डीलिंग करता है, जिसकी इनके साथ रिलेशन बनाता है और फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करता है और ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये भी रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मीन्स की पर्सन का डिफरेंट कंपनीज के साथ रिलेशन होना, ठीक है। अब इनकी जो भी इनकम होने वाली है वो इनकम के ऊपर भी टैक्स दिया जाएगा, जो कि किसके अंदर आते हैं, एओपी एंड बीओ। क्लियर है? अच्छा, 6% कौन है आपका, है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है? अब काफी सारी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो सेटअप हुई हैं और वो कमा भी रही है, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जैसे कि डी यूनिवर्सिटी हो गई है, ये काफी सारी यूनिवर्सिटी है। अब ये भी किसी एक्ट के अंदर बनी होती है, ठीक है। अब केयू के यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी है जो कि 2014 के अंदर आई थी। अब केयू का भी बच्चे ने रिजल्ट सेंड किया था, तब मैंने वहाँ पे नोट किया था, अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि एक्चुअली में था क्या। तो ये एक्ट में सबमिट होती है, एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है, तो इनकी भी तो इनकम होती है ना। इनकम कैसी होती है भाई? यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है जब भी कोई फॉर्म फिल करवाती है तो वो कुछ ना कुछ 600-700 रुपये फीस चार्ज करती है, और आपको पता है लाखों बच्चे फिल करते हैं, तो ये जो लाखों के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हो गए हैं, काफ़ी करोड़ रुपए हो गए। तो ये इसकी इनकम बन रही है, तो इस इनकम के ऊपर क्या करना पड़ता है, इसको गवर्नमेंट को फीस सबमिट करनी पड़ती है, टैक्स सबमिट करना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, 7वां पॉइंट आ जाता है आपका लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि, वैसे आपके दिमाग में आया नहीं होगा, जैसे कि कोई भी पंचायत होती है, ठीक है, सरपंच होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं उनका भी तो इनकम आते हैं ना, जो एमसी होते हैं, ठीक है, एमएलए होते हैं, इनकी भी तो कोई बनती होगी ना इनकम, है ना। तो इसके ऊपर भी जो भी टैक्स लगता है वो यहाँ पर आती है, ठीक है। बट मैं आपको एग्जैक्ट में बताऊँ तो पंचायत हो गया, ठीक है, सरपंच हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, उनकी यहाँ पे आती है। बाकी अभी मैं आपको फाइनली डिस्कस करके फिर बताऊंगी कि हाँ बाकी जो लीडर होते हैं उनकी आती है नहीं आती, ठीक है। ये सभी है बच्चे आपके पर्सन की डेफिनेशन। वैसे एक लाइन में लिखा हुआ, बट मैंने आपको इन डेप्थ में इसलिए समझाया क्योंकि जरूरी है समझना आपको इंडिविजुअल क्या होता है, ठीक है, पर्सन क्या होता है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया एसएससी के अंदर पर्सन कौन है। अच्छा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर और समझ लेते हैं। अच्छा जी, बहुत आसान है ये टॉपिक। क्या है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर? देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया जो इनकम टैक्स, बताया नहीं बताया मैंने अभी तक नहीं बताया, जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो बना कब था? 1961 के अंदर बना है। आपने भी देखा होगा कि बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961। बट ये एक्चुअल में एप्लीकेबल कब हुआ था? एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 के अंदर ये 1 अप्रैल को ये इंप्लीमेंट हुआ था। ऐसा क्यों भाई? पता है क्या रीजन हुआ? रीजन ये हुआ क्योंकि जो पर्सन है ना, जो कमा रहे हैं, मैं यहाँ पे 4% लेके चल रही हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, असेसिंग ऑफिसर। अब आपको पता चल गया कौन है असेसिंग ऑफिसर। दौड़ा इसको इंटीमेशन देने गया कि हाँ भाई दिखा तेरी इनकम आ चुकी है, तूने बिजनेस में प्रॉफिट कर लिया है, दिखा अब इसकी पेमेंट, इस प्रॉफिट के ऊपर ना क्या करना है, तुझे टैक्स पे करना है। वो कहता है रुको, पहला पर्सन क्या कहता है, रुको, बेचा ही तो है, अभी मेरे खर्चे भी तो, मुझे वो भी तो पे करने होंगे, मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको भी टैक्स दूँ, मेरे बाकी और खर्चे भी हैं। गवर्नमेंट कहती है अच्छा
ठीक है। फिर गवर्नमेंट गई है दूसरे डिपार्टमेंट वाले गए हैं दूसरे सैलरीड पर्सन के पास, जैसे ही महीना पूरा हो गया, ठीक है, 31 अगस्त पूरा हो गया है, तो गवर्नमेंट वाले कहते, डिपार्टमेंट वाले कहते हैं ला भाई तेरी सैलरी के ऊपर टैक्स दे। वो कहते हैं अभी मिली भी है जो मैं तुम्हें दूं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रुक गए। मीन्स कि इस तरीके के काफी सारे केसेस आए, तो जिसके कारण डिस्प्यूट्स भी हुए, क्लैरिटी नहीं हुई कि कब टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, कब इसके ऊपर पेमेंट करनी चाहिए। अब ये तो पता चल गया कि किसको किसको टैक्स देना है, इन सबको टैक्स देना है, ठीक है। अब कब देना है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है, गवर्नमेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा कि सभी ये कह रहे हैं कि अभी मेरे को ये नहीं पता कि मेरी टोटल इनकम है कितनी, कि ये तो एक एक महीने की, मतलब पूरे साल कमा तो लूँ, मेरे पूरे साल का खर्चा तो देख लूँ। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, बन जाए जितना इंटेलिजेंट तुझे बनना है। वो कहती है ठीक है। अब देखो 2024 लगा हुआ है, मैं लेके चल रही हूँ 1 अप्रैल 2023 से हमने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, 31 मार्च 2024 को साल खत्म होता है, ठीक है। इस तारीख को, इसको मैं अलग लेके चल रही हूँ, ठीक है, ओके, मैं इसको रेड से कर रही हूँ। 1 अप्रैल 2024 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो लाइन है ड्रॉ हो रही है ये नेक्स्ट ईयर है, 31 मार्च 2025 है। इस तरीके से आगे भी चलता रहेगा। क्या चलेगा कि इससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 आएगा, और फिर 31 मार्च 2026 आएगा। अब आपको ये तो पता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर है, इसीलिए कहते हैं कि अभी मैं बताऊंगी, रुको, इसको मैं अभी बताती नहीं क्योंकि फिर अदरवाइज कंफ्यूज हो जाऊंगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, इस साल तुम्हें जितना कमाना है कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, कमाते जाओ, और इस डेट पर आने के बाद मैं तुमसे टैक्स लूंगा। वो कहती है अच्छा, इस डेट पे टैक्स लोगे, क्या पता रात को 12 बजे आने होने से पहले 11 बजे मेरे पास एक डीलिंग आ जाए जो कि करोड़ों में हो, मेरी इनकम को बढ़ा सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कोई भी मुझे पेमेंट करनी आ जाए जो वो भी करोड़ों में हो सकता है, जो कि मेरी इनकम को कम कर सकते हैं, जो कि अगर इनकम कम हुई तो टैक्स भी कम हुआ, इनकम ज्यादा हुई तो टैक्स भी कम हुआ। तो गवर्नमेंट कहती है तुझे चाहिए क्या, कन्वीनियंस चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आगे एक डेट फिक्स करी जिसका डेट है 31 जुलाई 2000, जैसे अब 24 लगा हुआ है, 24, ये डेट फिक्स कर दी। इस डेट को क्या करनी पड़ती है, सभी पर्सन्स को अपनी इनकम की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। आपने सुना होगा रिटर्न फिल करते हैं, क्या फिल करते हैं, रिटर्न फिल करते हैं। रिटर्न होता है ब्योरा, रिटर्न क्या होता है, ब्योरा, किसका, इनकम का, जिसके ऊपर आपको टैक्स देनी होती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि इस पूरे साल आप क्या करते जाओ, कमाते जाओ, कमाते चले जाओ, कमाते चले जाओ, डजंट मैटर। कहती है कि इस पूरे साल आपने कमाया, जैसे ही साल कंप्लीट होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब किस साल हमें टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो हो गया बेटे लास्ट ईयर, जिसको मैं क्या कह सकती हूं, प्रीवियस ईयर। ध्यान से सुनना इस बात को, ये क्या है, प्रीवियस ईयर। इस साल मैंने कमाया बट मुझे टैक्स किस साल देने पड़ रहे हैं, अगले साल, अगले साल दूंगी ना। देखो ये एक साल यहाँ पे खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर तो पता है ना कैसे होता है। हम वैसे भी इंडिया वाले क्या करते हैं, 1 अप्रैल को हमारा हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, नया साल बनाते हैं। तो 1 अप्रैल से मेरे पास क्या हो गया, नया साल शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी इनकम की क्या करनी पड़ेगी, असेसमेंट करनी पड़ेगी। असेसमेंट का मतलब होता है मुझे मेरी इनकम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हाँ जी मेरी इनकम हुई तो हुई कितनी है, कितनी हुई है, ठीक है, कितने खर्चे हैं, कितनी इनकम है, ये सभी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जिस साल हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं उस साल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, अदरवाइज मैं आगे बढ़ती हूँ जल्दी से। तो जिस साल आपने कमाया उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, मीन्स कि पिछले साल कमाओ और उसका ब्यौरा दो और उसके ऊपर टैक्स पे करो अगले साल, तो उसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। क्लियर है, देखो पढ़ के बताती हूँ। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब मैंने बताया ना, फाइनेंशियल ईयर है ये, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, दैट्स द रीजन। प्रीवियस ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग
द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से तुरंत पहले क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर होता है। अब इसके प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न योर इनकम। वो साल होता है जिस साल आप क्या कमाते हो। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने पूरा का पूरा अपने बिजनेस को रन किया है। नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन, अब इसके सेक्शंस भी याद रखने हैं। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 के अंदर आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर आता है। ओके, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, ईयर इमीडिएट फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद तुरंत बाद आने वाले ईयर को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट का मतलब ऐसे मैंने बता दिया कैलकुलेशन, कि जिस साल हम अपनी इनकम की कैलकुलेशन करते हैं उस ईयर को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। इन विच द इनकम अर्न इज असेस्ड एंड टैक्स बाय द गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि जिस साल आपने कमाया उससे अगले साल और उस साल के अंदर हम असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद ये बताएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे कि हमारा टैक्स की अमाउंट इतनी बनती है और इसको हमें पे करना है ना। अच्छा, पे वैसे कहते हैं कि हमें 31 मार्च तक पे कर देना चाहिए या फिर इस तारीख से पहले पे कर देना चाहिए। ये आपकी कहते हैं ना लास्ट डेट है। ये कहते हैं कि ये ड्यू डेट है या फिर मैं कहूँ कि लास्ट डेट है। इस डेट की अगर बात किया ना अपने काम, तो आपके ऊपर फाइन पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अब मैंने कहा कि ये जो पर्सन है, अब ये देखो सरकार डिपार्टमेंट वाले आ रहे थे तब भी नहीं दे रहे थे, तो सरकार ने कहा कि तुम अपनी मर्जी से अपने टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हो और फिर हमारे पास ये टैक्स डिपॉजिट करवा रहे हो, तो क्या हम तुम पे भरोसा कर ले, बताओ। मैंने कहा कि तुम जितने बच्चे देख रहे हो सब बच्चे के, अब आपने लोगों ने जितनी भी ये बातें डिस्कस की हैं यहाँ पर, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ेगी। क्या आप लोगों ने डिस्कस किया? हाँ जी, हमने डिस्कस किया, हमने समझा इस बात को। अच्छा, अब क्या बहुत सारे लोग चाहेंगे ना कि इसका टैक्स का बेनिफिट ले, और टैक्स का बेनिफिट कैसे होगा, जितनी मैं कम इनकम दिखाऊं उतना मेरा कम टैक्स होगा। तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तुम पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए तो कहते हैं कि जो 31 जुलाई 2000 को क्या किया जाता है, आपकी रिटर्न फाइल करने का दिन होता है, डिटेल सबमिट करने का दिन होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा,